हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन मास्टर्स एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर कोई जो नेशन है या हर कोई जो स्टेट है वो यही चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड रिसोर्सेज पे कब्ज़ा करे सो दैट इसका जो डोमिनेंस है वो पूरी दुनिया पे छा जाए। तो इस ज़माने में जो डेवलप्ड नेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा ये कोशिश में लगे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड रिसोर्स को खुद कंट्रोल करे सो दैट कि इसका जो इन्फ्लुएंस है वो पूरी दुनिया पे रहे और पूरी दुनिया इसके गिरफ्त में, इसके कंट्रोल में रहे। तो इस सिलसिले में इस चीज़ को दिखाने के लिए कि लैंड जो है या जो जोग्राफिक लोकेशन है ये कितनी इम्पोर्टेंट है एक नेशन के लिए, एक स्टेट के लिए, चाहे रिसोर्स के बिना पे हम देखें या एज ए जियो स्ट्रैटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करेंगे, कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक नेशन को कि वो अपना जो ये दबदबा है ये पूरी दुनिया पे दिखाए। तो इस सिलसिले में मैकिन्डियर ने 1904 में जो एक ब्रिटिश जियोपॉलिटिकल जोग्राफर था, उन्होंने अपने व्यूज़ जो है वो एक थियरी के रूप में रखे हैं जिसका नाम है मैकिन्डियर्स हार्टलैंड हाइपोथेसिस या मैकिन्डियर्स हार्टलैंड थियरी, जो टाइम पे टाइम जो रिवाइव हो गई है टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। 1904 में इसने ये थियरी दी है। तो इसका जो ये पहला वाला पार्ट है 1904, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो जिसने भी पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है वो जाके पहले उस पार्ट को देखे, फिर जाके यहाँ पे इस लेक्चर को देखे सो दैट कि उसको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। आज हम सीधे बात करेंगे जो दूसरा वाला पार्ट है 1919 जो वाला पार्ट है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 1919 में जो इसने हाइपोथेसिस दी है वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने मैकिन्डियर को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है कि वो अपनी जो ये व्यूज़ है उनको रिडिफाइन करे। देखिए, दो फैक्टर्स है जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाला है मैकिन्डियर को कि वो अपनी जो व्यूज़ है उनको रिडिफाइन करे। पहली वाली जो व्यू है दैट वाज द रशियन एम्पायर जो कोलैप्स हो गई थी 1917 में, और यहाँ पे जो नए कम्युनिस्ट रूलर्स हैं उन्होंने पीस ट्रीटीज साइन की है जर्मनी के साथ। बिकॉज एट दैट टाइम जो जर्मनी थी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और कोई भी नेशन ये नहीं चाहता था, कोई भी कंट्री ये नहीं चाहती थी कि वो जर्मनी के साथ झगड़े, वो जर्मनी के अगेंस्ट हो। तो दिस वाज द फर्स्ट व्यू। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पहले वाले पार्ट में हमने ये डिस्कस किया है कि जो मैकिन्डियर था ये एक ब्रिटिश जोग्राफर था, और चूँकि ये एक ब्रिटिश जोग्राफर था और उन्होंने अपने जो व्यूज़ रखे हैं वो इन फेवर ऑफ द ब्रिटिश रखे हैं, नॉट इन फेवर ऑफ द जर्मनी। तो ये अपनी कंट्री के खिलाफ नहीं जा सकता था, तो अपनी कंट्री को सिक्योर करने के लिए उन्होंने अपने ये व्यूज़ जो हैं इसको दी है, या अपनी जो कंट्री है ये कैसे किस तरह से अपना जो ये इन्फ्लुएंस है ये उसको बढ़ाए सो दैट कि इसका जो ये डोमिनेंस रोल है वो पूरी दुनिया पे रहे। तो ये एक पहला पॉइंट था, ये एक पहला फैक्टर था जिसके बिना पे जो मैकिन्डियर है उसने अपनी जो व्यूज़ है उनको रिडिफाइन किया है। दूसरा जो फैक्टर था दैट वाज द जो वर्ल्ड वार हुआ था, वर्ल्ड वार फर्स्ट, उसमें जो ब्रिटिश नेवी थी उनको रेजिस्ट किया गया है बाल्टिक सी में और ब्लैक सी में, यानी दोनों सीज़ में उनकी जो एंट्री थी वो ब्लॉक की गई थी। वो चाहते थे कि हम इस पाइवट एरिया को कंट्रोल करें, बट बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द जर्मनी उन्होंने क्या किया है, दोनों सीज़ में, चाहे वो ब्लैक सी हो चाहे वो बाल्टिक सी हो, उन दोनों सीज़ में उन्होंने एंट्री को डिनाई किया है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा माइन्स वहाँ पे बिछाई है इन ऑर्डर टू रेजिस्ट द ब्रिटिश। तो ये दो व्यूज़ थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है मैकिन्डियर के व्यूज़ पे। और 1919 हाइपोथेसिस में ये क्या बात कर रहा है, क्या उन्होंने चेंजेस यहाँ पे लाई हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे।
देखिए 1919 में जो मैकिन्डियर है उन्होंने अपने आइडियाज़ को मॉडिफाई किया है और एक बुक यहाँ पे उन्होंने लिखी है जिसका नाम इसने रखा है डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी इन 1919। यहाँ पे इसने जो पहली चेंज की है दैट वाज जो ये पाइवट एरिया है उसको रिनेम किया है और इसका नाम अब रखा है हार्टलैंड। ये एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चेंज थी। दूसरी चेंज यहाँ पे जो मैकिन्डियर ने रखी है, उन्होंने जो डेफिनेशन है, अब ये जो पाइवट एरिया जिसके जब उन्होंने पहली बात की थी 1904 में, वहाँ पे उसकी एक अलग डेफिनेशन थी, उसका जो एरिया था वो काफ़ी ज़्यादा कम था। बट यहाँ पे उन्होंने इसका जो एक्सटेंशन है और इसकी जो डेफिनेशन है इसको भी अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसको थोड़ा सा चेंज किया है। नाउ अकॉर्डिंग टू अगर हम देखेंगे मैकिन्डियर, द डेफिनेशन ऑफ द हार्टलैंड, यहाँ पे उसने कौन सी डेफिनेशन बताई है कि ये जो हार्टलैंड है इसको अब चैलेंज खाली आर्टिक या ईस्ट साइड या साउथ साइड, इसको यहाँ पे ये इम्पॉसिबल है, इन तीन साइड्स में इसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल था। बट अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हो तो पहले आपको जो यहाँ पे जो खाली एक जो एंट्री है जो ईस्टर्न यूरोप जो है वहाँ यानी जर्मनी जो है उसको पहले हराना होगा। यानी जो सी पावर है इसको अब रिफ्यूज़, ये जो सी पावर है इस यहाँ से भी आप नेशंस को रिफ्यूज़ कर सकते हो कि वो कंट्रोल कर पाए हार्टलैंड को। दूसरी बात, ये जो हार्टलैंड है इसकी जो एक्सटेंशन उसने बताई है, अब इसकी जो एक्सटेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा उसने थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया है। इसका जो एक्सटेंशन था पहले था जब इसने पाइवट एरिया की बात की तो यहाँ पे वल्गा था, यहाँ पे भी माउंटेन्स थे, यंगतंगजी रिवर, यहाँ पे आर्टिक सी, एंड हियर इट वाज यूरल्स, इट वाज हिमालयाज। तो ये पाइवट एरिया का एक्सटेंशन था, एरिया था। बट यहाँ पे इसने काफ़ी ज़्यादा ये जो मार्जिनल क्रीसेंट था उसको भी अब हार्टलैंड में इंक्लूड किया है। आप देखिए यहाँ पे इसने बाल्टिक सी को भी इंक्लूड किया है, इसने आर्मेनिया को भी इंक्लूड किया है, एशिया माइनर को भी इंक्लूड किया है, इसने तिब्बत को भी इंक्लूड किया है, इसने मंगोलिया को भी इंक्लूड किया है। और साथ ही साथ जो पाइवट एरिया था ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहा था वो तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मैकिन्डियर ने ये साथ साथ ये भी बताया है कि ये जो ईस्टर्न यूरोप जो है, नाउ दिस इज द गेट एंट्री इनटू द हार्टलैंड। यानी ये जो ईस्टर्न यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप जो है यानी जो जर्मनी है, अगर आपको हार्टलैंड को कंट्रोल करना है तो आपको पहले जर्मनी से बैठना पड़ेगा, आपको पहले जर्मनी को हराना पड़ेगा। बिकॉज नाउ दिस बिकम्स द जियोस्ट्रैटेजिक लोकेशन। इफ यू वांट टू कंट्रोल द हार्टलैंड यू हैव टू कंट्रोल दिस जियोस्ट्रैटेजिक लोकेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा इसने इम्पोर्टेंस दी है इस वाली चीज़ पे। अगर हम मैप में देखेंगे तो मैप में मैं आपको फिर से मैप में ले चलूँगा। तो ये वाला जो था दिस वाज द पाइवट एरिया जो 1904 में इसने बात की है। नाउ दिस बिकम्स द हार्टलैंड, रफली है, दिस बिकम्स द हार्टलैंड जो उन्होंने बात की है 1919 में। और यहाँ पे इसने चाइना, जापान, जो आउटर क्रीसेंट्स में जो यहाँ पे आते हैं, जो भी यहाँ पे आउटर क्रीसेंट्स में जो भी कॉन्टिनेंट्स आते हैं, जस्ट लाइक वी हैव नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वी हैव ऑस्ट्रेलिया, वी हैव हियर जापान, उन्होंने इनको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है।
काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो दी है वो इस वाली पॉइंट को, उन्होंने इस वाली पॉइंट को दी है। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इसको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैकिन्डेर ने दी है। नाउ चूंकि इन्होंने बताया है कि ये जो जर्मनी है इसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है अब, बिकॉज इट इज़ नाउ क्लोज टू द हार्टलैंड, और ये बिकॉज ऑफ द सी पावर, क्योंकि उस टाइम दबदबा था जर्मनी का ऑन द बाल्टिक सी एज वेल एज ऑन द ब्लैक सी। तो मैकिन्डेर ने जो अपनी जो व्यूज है इनको इस तरह से बयान किया है, उन्हें ये कहा है कि हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड्स हार्टलैंड, यानी जिसने ईस्ट यूरोप पे रूल किया है उसने हार्टलैंड पे कब्जा किया है। हु रूल्स हार्टलैंड कमांड्स द वर्ल्ड आइलैंड्स, जिसने हार्टलैंड पे कब्जा किया है उसने वर्ल्ड आइलैंड्स पे कब्जा किया है, और जिसने वर्ल्ड आइलैंड्स पे अपनी जो पकड़ है उसको मजबूत किया है उसने पूरे दुनिया पे एक्चुअली कमांड बनाई है। तो इसको मैं एज ए मैप आपको समझाऊंगा। हम इस वाले मैप में देखेंगे कि ये जो मैकिन्डेर है ये एक्चुअली क्या कहना चाहता है कि जिसने यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे कब्जा किया है, ईस्टर्न यूरोप पे जिसने कब्जा किया है उसने एक्चुअली ये जो हार्टलैंड है इसको कब्जे में लिया है। जिसने इस हार्टलैंड को कब्जे में लिया है उसने न खाली उसने ये जो आइलैंड है, ये जो कॉन्टिनेंट है, यूरोप, अफ्रीका और एशिया पूरा, इस पे कब्जा किया है। यानी जिसने पहले इस पॉइंट पे कब्जा किया है उसने यहाँ पे इस हार्टलैंड पे कब्जा किया है। जिसने इस वाली स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे कब्जा किया है उसने पूरे यहाँ पे ये 3 कॉन्टिनेंट्स है इन पे कब्जा किया है, वर्ल्ड आइलैंड्स पे कब्जा किया है। वर्ल्ड आइलैंड्स में हमें इंक्लूड होता है यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया, इन 3 पे कब्जा किया है। और जिसने इन 3 पे कब्जा किया है समझो उसने पूरी दुनिया पे अपनी कमांड बनाई है, उसने पूरी दुनिया पे अपना रुतबा बनाया है। तो दैट these were the views of the Mackinder in 1919. Now during the Second World War अब क्या हुआ कि 1943 में ये फिर से जो अपनी जो ये व्यूज है इनको रिडिफाइन करता है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वार। तो अपने ये व्यूज को ये रिडिफाइन करता है in an article titled as the round world and the winning of peace। और यहाँ पे जो मॉडिफिकेशंस इसने की है, मॉडिफाइड व्यूज जो मैकिन्डेर की रही है वो क्या क्या रही है उनको हम अब देखेंगे। पहली जो व्यू थी, ही कंसेप्चुअलाइज्ड वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका एज ए सिंगल कम्युनिटी ऑफ नेशंस फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस बिकॉज ऑफ कल्चरल एंड इकोनॉमिकल सिमिलैरिटी। उन्होंने अब यहाँ पे जो यूरोप है, खासकर जो अगर मैं इसको यूरोप मान लूँ तो ये जो वेस्टर्न यूरोप है और यहाँ पे जो ये नॉर्थ अमेरिका है, इसका जो ईस्टर्न वाला पार्ट है इसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उन्होंने सिमिलर माना है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो 2 नेशंस है ये एक सिंगल कम्युनिटी है, बिकॉज इनका जो ये कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, इनका जो ये इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो he considered this part as a single community। इतना ही नहीं, उनने ये जो वेस्टर्न यूरोप है और ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स है इनको डिस्क्राइब किया है एज ए मिडलैंड बेसिन। ये जो अगर आप देखेंगे ये जो नॉर्थ अमेरिका है और ये वाला पार्ट है ईस्टर्न अमेरिका और यूरोप का जो ये वेस्टर्न पार्ट, इन दोनों के लिए एक ही टर्म अब इसने यूज़ की है, दैट इज़ द मिडलैंड बेसिन। और ये जो मिडलैंड बेसिन है ये क्या करता है, दिस प्रोवाइड एन इफेक्टिव काउंटर बैलेंस टू द वर्ल्ड इमर्जिंग पावर पोटेंशियल ऑफ द यूरेशियन हार्टलैंड।
बिकॉज ये जो दो नेशंस हैं, अगर आप देखेंगे ये जो दो नेशंस हैं, चाहे हम बात करेंगे चाहे हम बात करेंगे ईस्टर्न अमेरिका की या वेस्टर्न यूरोप की, ये इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कल्चरली काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, एंड दे आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। और ये जो मिडलैंड बेसिन अब इसने कहा है, इन्होंने यही कहा है कि ये जो मिडलैंड बेसिन है ये अब पूरी दुनिया को टक्कर देंगे। यानी जिसने हार्टलैंड पे कब्ज़ा किया है, जिसने भी हार्टलैंड पे कब्ज़ा किया है, जो भी कंट्री यहाँ पे इस वाले पार्ट पे कब्ज़ा करेगी, उनको टक्कर देने के लिए ये मिडलैंड बेसिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, काफ़ी ज़्यादा क्षमता रखती है, काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। नाउ क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जो पॉलिटिकल सिनेरियो था वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था। यहाँ पे जो डोमिनेंस रोल था यूएसए का, उन्होंने अपना डोमिनेंस रोल दिखाया है। और ये जो हार्टलैंड है इसको अब रिवाइव किया गया है, इसको अब रिनेम किया है एज अ लीना लैंड। नाउ दिस लीना लैंड, और वी कैन से द हार्टलैंड, इसका जो ये पावर जो था वो अब शिफ्ट हो गया है। नाउ जो पावर जो था वो पूरी तरह से अब पूरी गिरफ्त में ये जो मिडलैंड बेसिन के ये जो मिडलैंड बेसिन है उनकी तरफ अब काफ़ी ज़्यादा ये सेंटर हो गया था। नाउ मैकिन्डेयर ने अब यही कहा है कि वर्ल्ड में अब जो दो पावर्स है वो अराइज हो गए हैं। एक उन्होंने बताया है कि ये जो मिडलैंड बेसिन है, जिसमें फॉल करता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, ये एक ग्रेट पावर है। और दूसरा एरिया जिन्होंने इसका नाम रखा है लीना लैंड, और वी कैन से द हार्टलैंड। ये दो पावर्स अब वर्ल्ड में अब एग्जिस्ट हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा इनका जो है अब पूरी तरह से दबदबा रहेगा। इनके आपस में अब ये जो लीना लैंड है और मिडलैंड बेसिन है, ये दोनों जो रीजन्स है ये आपस में सेपरेट है डेजर्ट से। चाहे आप यहाँ पे अमेरिका की बात करोगे, यूरोप की बात करोगे, और यहाँ पे इस वाले पार्ट की बात करोगे तो काफ़ी ज़्यादा डेजर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों में जो ये कन्फ्लिक्ट है ये काफ़ी हद तक अब इसको अब महदूद रह गया है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डेजर्ट्स, बट स्टिल ये एग्जिस्ट करता है। इन दोनों में, इन दो पावर्स में काफ़ी ज़्यादा कभी कभार काफ़ी ज़्यादा ये जंग छेड़ दी जाएगी और काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलेगा। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस? अगर हम लिमिटेशंस की बात करेंगे, इस थ्योरी की अगर हम लिमिटेशंस की बात करेंगे तो 4-5 लिमिटेशंस यहाँ पे है इस थ्योरी की। पहली जो लिमिटेशन है दैट इज़ द जो मैकिन्डेयर ने यहाँ पे जो अप्रोच अपनाया था दैट वाज द डिटर्मिनिस्टिक। उन्होंने सिंपली जो जोग्राफ़ी जो है इसको यहाँ पे नो डाउट कि जोग्राफिक लोकेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है in order to control or in order to show the dominance of the show the dominance over the whole world। but यहाँ पे खाली ये जो लोकेशन है इसको ग्रैब करना खाली यही एक पॉइंट नहीं है, बट जो टेक्नोलॉजी है उसका भी काफ़ी ज़्यादा रोल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। आप घर बैठे ही मिसाइल दाग सकते हैं दूसरी नेशंस पे, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का कोई रोल मैकिन्डेयर ने नहीं बताया है। दूसरा जो है
जो ये मैकिंडर है उसने इक्वेट किया है पावर पोटेंशियल विद जोग्राफिक एरिया, यानी जब आपके पास लार्ज जोग्राफिक एरिया होगा तो आप उतना ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, नो डाउट आप उतना स्ट्रांग होंगे, बट अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो उतने ज़्यादा एरिया को आप क्या करोगे। when you have the technology as well as the area, you have the then you show the dominancy in the world, then you existed somewhere in the world। जब आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो उस ज़्यादा एरिया को करना क्या है। तीसरा जो पॉइंट इसने बताया है दैट वाज फैक्ट्स अबाउट द हार्टलैंड वर नॉट करेक्ट। ये जो फैक्ट्स उन्होंने बताए हैं हार्टलैंड के कि ये एक फोर्ट्रेस लोकेशन है, इस पे कोई हमला नहीं कर सकता है, ये इनकरेक्ट है। आज की दुनिया में ये इनवैलिड मानी जा रही है। मैकिंडर overestimated the ability of the sea power to penetrate and control rivers। मैकिंडर ने ये ओवर एस्टिमेट किया है कि ये जो सी पावर की एबिलिटी है टू कंट्रोल द नेशंस एंड टू कंट्रोल द रिवर्स। इसमें हमें एक एग्जांपल मिल रही है चाइनीज़ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन की। अगर हम उसकी बात करेंगे तो वहाँ पे ये जो यहाँ पे जो यूएसएसआर, इनफैक्ट यूएसएसआर था या फ्रांस था या यूएसए था, यूएसए था, उन्होंने चाइना को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे अपने शिप्स दागे थे, बट दे वर अगेन रिफ्यूज्ड बाय द सी पावर। वहाँ पे उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई है चाइनीज़ आर्मी ने, और वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे उनका जो इन्फ्लुएंस था उसको काफ़ी हद तक रोका था, काफ़ी हद तक क्या पूरा रोका था। तो दैट इज़ अगेन द लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी। और प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम देखेंगे आज भी दुनिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, अगर हम आज की दुनिया की बात करेंगे तो ये जो हार्टलैंड है, पहले मैं आपको बता दूंगा कि ये जो हार्टलैंड है कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। जो हमारे पास जो तान्स है, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और इनफैक्ट आज की दुनिया में जो अफ़गानिस्तान है ये भी ये इस वाले पार्ट में आता है, हार्टलैंड वाले पार्ट में। दैट इज़ वाई जो यहाँ पे जो डिफरेंट नेशंस है, डिफरेंट स्टेट्स है, वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान को कंट्रोल किया जाए, बिकॉज़ वहाँ पे एक कॉरिडोर जा रहा है, वहाँ पे फिर हार्टलैंड को कंट्रोल करना इजी होगा। बट वहाँ पे फिर से अफ़गानीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, और रिसेंटली वहाँ पे जो तालिबान का जो ये डोमिनेंस रहा है, वहाँ पे डिफरेंट नेशंस की ग्रेवयार्ड अब बन गई है, वो उस लोकेशन को हासिल नहीं कर पा रहे। तो स्टिल दिस थ्योरी इज़ एग्जिस्टिंग, दिस थ्योरी एग्जिस्ट्स इन करंट वर्ल्ड एंड इट हैज़ ए मेजर रोल। इस थ्योरी का ही रोल है कि जो वर्ल्ड वार जो सेकंड था या वर्ल्ड वार जो फर्स्ट था वो भी बिकॉज ऑफ दिस इसी पे हुआ था। यहाँ पे जो हिटलर था उन्होंने भी ये डोमिनेंस दिखाने की कोशिश की, जिसका नतीजा हमें वर्ल्ड वार सेकंड देखने को मिल गया है। तो ओवरऑल अगर हम इस थ्योरी की बात करेंगे, इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो लैंड रिसोर्सेज है, ये जो लैंड रिसोर्स है ये कितना इम्पोर्टेंट है, या ये जो जोग्राफिकल लोकेशन है ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक कंट्री के लिए। अगर कोई स्ट्रैटेजिक लोकेशन कोई कंट्री अचीव करता है तो उसके लिए वो कितनी इम्पोर्टेंट है, कितना मायने रखता है कि वो अपनी डोमिनेंसी जो है पूरे वर्ल्ड में दिखाए। होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आ गया होगा। अगर आपको ये पसंद आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।